अब हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में अब जो आज पढ़ने वाले हैं वो है आइसोमेरिज्म। हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की हेल्प से क्या क्या चीजें बता सकते हैं। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होता है बच्चों, वो कॉम्प्लेक्स की कार्बोनिल की, जनरली मेटल कार्बोनिल की स्टेबिलिटी को बताता है। आइसोमेरिज्म क्या होता है तो बच्चों ध्यान देना। जनरली देखो आइसोमेरिज्म क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हो, है ना, ऐसे कंपाउंड जिनके पास नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो, एक जैसे एटम्स हो, है ना, उनका मास सिमिलर हो और उनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ये डिफरेंट हो जाए। आपने बचपन में शक्तिमान देखा होगा, शक्तिमान गंगाधरी शक्तिमान है, ये बहुत फेमस डायलॉग चला हुआ है। तो इसमें क्या था, हमने फॉर्म देखा कि एक पर्सन जो है वो स्विच हो जा रहा है किसी और फॉर्म में, ठीक है, उसकी आइडेंटिटी वही है बट उसने क्या किया, अपने आप को दो अलग अलग फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर लिया, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। गंगाधर कभी भी उड़ के किसी को मार नहीं पा रहा है, किसी को मारता नहीं ऐसा, ठीक है, पर शक्तिमान जो है वो अपनी पावर्स के थ्रू दूसरे को ना किसी की हेल्प करनी है तो उसको हेल्प कर रहा है इस तरीके से। तो अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने की कैपेसिटी एक से ज्यादा एटम की है पर कोई एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो ऐसे लिगेंड्स को क्या बोलते थे हम लोग, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। तो इसको लिखने का तरीका आप जान लें। कोई भी सॉल्ट लिखा जाता है तो पहले हम पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं, देन आफ्टर हम लोग क्या लिखते हैं, नेगेटिव चार्ज। फर्दर आयनाइजेशन के बाद डिफरेंट टाइप ऑफ काउंटर आयन अवेलेबल है, तो इस तरह के आइसोमेरिज्म क्या बोलते हैं हम लोग, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो उसको इस पर्टिकुलर चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने बहुत सारी थियरीज जो है वो कवर की, इंपॉर्टेंट टर्म्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन कौन से बेसिक टर्म यूज़ होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके बाद अब हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में अब जो आज पढ़ने वाले हैं वो है आइसोमेरिज्म। उसके पहले हम कुछ कंपाउंड का एक और प्रॉपर्टी बता दें जिससे आप किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी ऑफ बता सकते हैं। वैसे स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड में फिर से डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए एक टर्म इसी सीक्वेंस में एक छोटा सा टॉपिक है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का, ठीक है। कोई भी सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल जो कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है वो पर्टिकुलर किस नोबल गैस को अटेन कर रहा है, इस पर्टिकुलर टर्म को हम लोग किससे समझ सकते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, आप इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म आज के पर्टिकुलर वीडियो का जो मेन थीम है वो है आइसोमेरिज्म का। हम लोग आइसोमेरिज्म को बेसिक में डिस्कस करेंगे, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी कंपाउंड की, किस तरीके से कोई भी कंपाउंड जो है वो आइसोमर बना सकता है, कितने टाइप्स होते हैं उसके, यही सारी चीज़ें हम लोगों को आज डिस्कस करनी है। तो पहले सिडविक पॉवेल है ना, ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मिलकर ये टर्म दिया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेंट्रल एटम कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कैरी कर रहा है, इसी को बोलते हैं अपन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब कोई भी सेंट्रल एटम जो है वो अपने सराउंडिंग में नोबल गैस को अटेन करना चाहता है। ऐसे 3D सीरीज़ में अगर एलिमेंट है तो वो कितना इलेक्ट्रॉन अटेन करना चाहेंगे। 3D सीरीज़ के मतलब समझ में आ रहा है आपको, 3D सीरीज़ के जितने भी सेंट्रल मेटल हैं अगर उनके कॉम्प्लेक्स बने होंगे तो वो कितना आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कैरी करना चाहेंगे, 36। वही अगर 4D सीरीज़ के एलिमेंट है ना, कैडमियम वाले इस सीरीज़ के जो भी एलिमेंट है, ठीक है, अगर ये एलिमेंट को देखा जाए तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी करना चाहेंगे, 54। एंड अगर 5D सीरीज़ के एलिमेंट है ना, तो इस तरीके से वो पर्टिकुलर एलिमेंट कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम कैरी करना चाहेगा, 86। अगर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनके पास हैं तो वो स्टेबल कंपाउंड्स है ना। आप जानते हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट जो है वो हर एलिमेंट क्या चाहता है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अटेन करना ताकि मैक्सिमम उसकी स्टेबिलिटी हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ कंपाउंड और उनकी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, जनरल फार्मूला है, ठीक है। सेंट्रल एटम के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको पता है किस तरीके से फाइंड करना है, ठीक है ना। बट यहाँ पर एक फार्मूला दिया हुआ है, उस फार्मूले की हेल्प से भी हम लोग बता सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट का, किसी सेंट्रल एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है, मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के पास हैं, इसको हम लोग पता कर सकते हैं। उस सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, उस सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है, जो भी होगा एटॉमिक नंबर उसका, माइनस उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि मेटल पर जनरली पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जितने नंबर होंगे, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसको माइनस कर लिया जाएगा, प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर का 2 टाइम्स। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता होगा, जैसे लिगेंड जो है वो कितने टाइप की उनकी डेंट से, मतलब मोनोडेंटेट अगर है तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके उसका कोऑर्डिनेशन नंबर से हम लोग क्या पता कर सकते हैं, उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, आइए देखिए। जैसे ये पर्टिकुलर कंपाउंड आपके सामने लिखा हुआ है ना। आप जानते हैं कार्बोनिल, एक कार्बोनिल कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बच्चों, तो एक कार्बोनिल एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं कार्बोनिल, टोटल कितने हैं, 6 टाइम्स, तो कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए होंगे, 12, ठीक है। और क्रोमियम के पास
क्रोमियम के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले से ऑलरेडी इसके पास हैं, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्योंकि होता है 24, तो इसके पास 24 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 पेयर का मतलब कितने, 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड्स ने इसको डोनेट कर दिए। तो अब इसके पास इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इस क्रोमियम के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में कितने हैं, तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों, 36। इसका मतलब ये एक पर्टिकुलर एक कंपाउंड जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर चुका है, यानी ये एक स्टेबल कंपाउंड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉर्मूले की हेल्प से आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया। आपने फार्मूला पढ़ा हुआ था, इसके पीछे क्या पढ़ा था हमने कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN इक्वल टू क्या पढ़ा था आपने, Z एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 टाइम्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बच्चों, 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये कितना हो गया, ये वाली क्वांटिटी कितनी हो गई, 12। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो कोई वैल्यू नहीं है। एटॉमिक नंबर आप जानते हैं क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना, 24। ठीक है, तो इसको ऐड करके हम लोग कितना कैलकुलेट कर लिए, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36। अब इस कंपाउंड में आपको पता करना है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, है ना। तो हम पहले क्या करें, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें। तो यहाँ पर Fe पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, x मान लेते हैं। ठीक है, एक Cn के पास कितना चार्ज होता है, -1, 6 टाइम्स है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, -6 इस साइड हो गए, उधर प्लस -4 टाइम्स चार्ज था, ये 6 उस साइड किया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, +2। तो यहाँ आयरन जो है इस कॉम्प्लेक्स में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट वाले फॉर्मूले से जो हम लोगों ने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला पढ़ा था, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू, फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है बच्चों, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू आयरन, आयरन का ग्राउंड स्टेट में एटॉमिक नंबर कितना है, तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। ठीक है, 26 है। इस पर चार्ज कितना है, चार्ज कितना है, 2 टाइम्स, तो 2 माइनस करेंगे, कितना चार्ज था, 2 पॉजिटिव चार्ज था, इसका मतलब ऐड नहीं करना है आपको, ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है, इसको माइनस करना है। 2 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इस पर चार्ज हम लोगों ने माइनस कर लिया, तो यहां पर इस तरीके से माइनस किया, प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर, एक साइनाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर, एक साइनाइड जो है वो मोनोडेंटेट होता है ना, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो यहां पर एक साइनाइड एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 6 टाइम्स साइनाइड लिखे हुए हैं, तो 6 टाइम्स का मतलब 2 × 6 कर लेंगे आप। ठीक है, तो इस तरीके से ये कितना आ जाएगा, 24 + 12। ठीक है, अगेन इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ गया बच्चों, तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है, 36। तो इस तरीके से कोई भी एलिमेंट, कोई भी कॉम्प्लेक्स लिखा होगा तो आप उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में देखते हैं, है ना। इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में, यहां पर ये कॉम्प्लेक्स में Mn का एटॉमिक नंबर, क्योंकि कोई चार्ज तो नहीं दिया है इस पर ना, नेट चार्ज तो क्या है, 0 है, तो कोई ऑक्सीडेशन नंबर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो फिर से अगेन फॉर्मूला लगाएंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू, पढ़ा आपने, एटॉमिक नंबर कितना है, Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25, माइनस क्या इस पर कोई चार्ज है, तो कोई चार्ज नहीं है, 0 कर लिया, प्लस एक कार्बोनिल कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो एक कार्बोनिल एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, तो 2 × कितने कार्बोनिल लिखे हुए हैं, 5 टाइम्स, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये 10 हो गया, इसको ऐड करेंगे तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है, 35। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा, आप उसका एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी एलिमेंट है तो उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना, तो ये इसकी लिमिटेशन है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की हेल्प से क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होता है बच्चों, वो कॉम्प्लेक्स की, कार्बोनिल की, जनरली मेटल कार्बोनिल की स्टेबिलिटी को बताता है। ठीक है ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से कोई भी एलिमेंट कितना ज़्यादा नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अटेन कर रहा है, उसकी स्टेबिलिटी उतनी हाई होगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा मेटल कार्बोनिल ज़्यादा इफेक्टिव होगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा स्टेबल है। इस तरीके से जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इस तरीके से अलग अलग एलिमेंट है, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जैसे अगर हमको नंबर पता चल जाए तो हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इन सब में कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ 5 दी हुई है, यहाँ पर 4 दी हुई है, यहाँ पर 6 दी हुई है, आप इनको बता सकते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए
तो अब हम लोग थियरीज के बाद आगे चलते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है आइसोमेरिज्म का। हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आपको आइसोमेरिज्म समझना है, आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो बच्चों ध्यान देना, जनरली देखो आइसोमेरिज्म क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हो, है ना, ऐसे कंपाउंड जिनके पास नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो, एक जैसे एटम्स हो, है ना, उनका मास सिमिलर हो, पर उनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ये डिफरेंट हो जाए। कंपाउंड जिनके पास नंबर ऑफ एटम्स बराबर हैं, एक जैसे एटम्स दिख रहे हैं, पर उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, बदल गई हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। और जो फेनामेना, जिस मेथड से आपने इसको सेपरेट किया, आइडेंटिफाई, अलग किया है, इस पर्टिकुलर मेथड को, फेनामेना को बोलते हैं हम लोग क्या, आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब आइसोमेरिज्म को एक जनरल एग्जांपल समझते हैं हम लोग। जैसे आपने बचपन में शक्तिमान देखा होगा, शक्तिमान गंगाधर ही शक्तिमान है, ये बहुत फेमस डायलॉग चला हुआ है। तो इसमें क्या था, हमने फॉर्म देखा कि एक पर्सन जो है वो स्विच हो जा रहा है किसी और फॉर्म में, ठीक है, उसकी आइडेंटिटी वही है, बट उसने क्या किया, अपने आप को दो अलग अलग फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर लिया, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। गंगाधर कभी भी उड़ के किसी को मार नहीं पा रहा है, किसी को मारता नहीं है ऐसा, ठीक है, पर शक्तिमान जो है वो अपनी पावर्स के थ्रू दूसरे को ना, किसी की हेल्प करनी है तो उसको हेल्प कर रहा है, इस तरीके से। तो बेसिकली बताना आपको ये था कि अगर कोई भी कंपाउंड जिनके प्रॉपर्टीज अलग अलग हों पर उनका मास, है ना, और नंबर ऑफ एटम्स अगर बराबर हैं, एक जैसे हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। और जो फेनोमेना जिससे आप डिफरेंशिएट करते हैं इन कंपाउंड्स को, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। अब बात आती है आइसोमेरिज्म के टाइप्स की। तो बच्चों आइसोमेरिज्म बेसिकली जनरल, अगर इन जनरल बात की जाए तो आइसोमेरिज्म बेसिकली टू टाइप्स का होता है, एक ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री और स्टीरियो। ठीक है, तो दो तरह के आइसोमेरिज्म हमको जानने हैं। ठीक है, आइसोमेरिज्म के दो क्लास हैं, एक स्ट्रक्चरल, दूसरा है स्टीरियो। ठीक है, हम पहले डिफरेंशिएशन बताएंगे आपको कि स्ट्रक्चर के बेसिस पर अगर डिफरेंशिएशन किया जाए तो किस तरीके से किया जा सकता है, इसके कितने टाइप्स हो सकते हैं, कौन कौन से टाइप हमको जानने हैं, यहां पर कितने टाइप का आइडेंटिफिकेशन क्या हो सकता है, ये बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जैसे सिस और ट्रांस आप जानते हैं, है ना, अगर इस तरीके से कोई कंपाउंड लिखा हुआ है, उसका ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, सोल्यूशन को लाइट से प्लेन पोलराइज लाइट उससे पास किया है सोल्यूशन से, कंपाउंड से, तो अगर लाइट किसी एक डायरेक्शन में रोटेट हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो इन सब कंपाउंड्स को अब जनरली देखो होता क्या है कि पेपर में हमारे ये थोड़ी ना आएगा कि हमको एक सोल्यूशन दिया जाएगा और हमसे पास करके बताएंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। हमारे सामने तो लिखा होगा कंपाउंड, हमको बताना होगा कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, ऐसा है ना। तो इन सब कंपाउंड्स को कैसे डील करना है, ये सारी चीजें हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्ट्रक्चरल जो है उसको कवर करते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, किस तरीके के होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो सकता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, तो क्योंकि हमको आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी पता चल गई है, आइसोमेरिज्म का मतलब बेसिकली बच्चों ये होता है कि कोई भी कंपाउंड जिनकी प्रॉपर्टीज अलग हो, है ना, बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। ठीक है, जो एटम्स हैं उनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाए। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को बच्चों बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न्स, मतलब स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो गया है। ठीक है, तो अगर सेम काइंड ऑफ एटम है बट स्ट्रक्चर बदल ले रहे हैं, जैसे साइनाइड है, नाइट्रोजन से भी बॉन्डिंग कर सकता था और कार्बन से भी बॉन्डिंग कर सकता था, है ना, हम दोनों तरफ से बॉन्डिंग किए होते, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किए होते, तो पैटर्न बदल गया बॉन्ड करने का। ठीक है, तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, तो ये जो दो अलग अलग आइसोमर बनाएंगे अपन इनके, इसको बोलेंगे, ये कौन सी क्लास का होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। ठीक है ना, चलिए अब स्ट्रक्चरल जनरली बच्चों ध्यान रखना है आपको, स्ट्रक्चरल ये इस इतने 4 टाइप्स के आपको जानने हैं, 4 टाइप्स के आइसोमेरिज्म जो है वो ये हमको पढ़ने हैं। ठीक है, यहां सॉल्वेट, ठीक है, इसको हम लोग एक और फॉर्म से पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ठीक है, सॉल्वेट और हाइड्रेट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, बेसिकली सॉल्वेंट का ही प्रॉपर्टी बदलना है हमको ना, तो कोई भी सॉल्वेट या फिर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म किस तरीके का होगा इसको हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देंगे वही एग्जांपल से। ठीक है, बट अभी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है और आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो बच्चों लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि अगर साइनाइड है तो साइनाइड एक ऐसा लिगेंड है जो कि कार्बन से भी बॉन्डिंग कर सकता है
है ना, और नाइट्रोजन से भी बॉन्डिंग कर सकता है। ऐसे ही एक और एग्जांपल आपके सामने NO2, एक और अगर एग्जांपल की बात करें तो NO2 की बॉन्डिंग कैसे हो सकती है, यहां नाइट्रोजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से बना सकता है। दूसरा ONO, ऑक्सीजन से भी बॉन्डिंग हो सकती है क्योंकि ऑक्सीजन के पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। तो अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने की कैपेसिटी एक से ज्यादा एटम की है पर कोई एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो ऐसे लिगेंड्स को क्या बोलते थे हम लोग, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। तो यहां पर इस केस में आपको ध्यान रखना है कि जो NO2 है वो दो तरह से पॉसिबिलिटी शो कर सकता है, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स में अगर NO2 होगा बच्चों, NO2 होगा तो याद रखिएगा इसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा। ठीक है, डेफिनेशन के थ्रू आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि अगर हमारे सामने कोई एम्बीडेंटेट का एग्जांपल आ गया, किसी भी तरह से कोई एम्बीडेंटेट लिगेंड अगर अवेलेबल है कॉम्प्लेक्स में, कोई भी कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, अगर उसमें एम्बीडेंटेट लिगेंड पहचान कर लिया आपने तो ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स जो होगा वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं इसको। जैसे यहां पर लिखा हुआ है साइनाइड लिखा हुआ है, NO2 लिखा हुआ है, आपने जान लिया इसको, SCN है ना, थायोसाइनाइड। तो इसमें भी आप बता सकते हैं कि ये एम्बीडेंटेट है, SNC भी बोल सकते हैं N ना, और SCN भी बोल सकते हैं इसको। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड है, इसमें स्विच हो सकते हैं, लिगेंड जो है वो पैटर्न अपना बदल सकते हैं बॉन्ड करने का। तो ऐसे लिगेंड्स जिनमें अपनी टेंडेंसी को बदल लेते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन पैटर्न बदल लेते हैं, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को, इस टाइप के लिगेंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्बीडेंटेट लिगेंड। और अगर एम्बीडेंटेट लिगेंड किसी कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है तो आप ध्यान रखिएगा उसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म बिल्कुल पॉसिबल है। एग्जांपल के लिए समझते हैं, यहां पर ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में क्या लिखा हुआ है, NO2, क्या लिखा हुआ बच्चों, NO2 लिखा हुआ है ना। तो NO2 में यहां नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, नाइट्रोजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। बट वही अगर ONO लिख दिया जाए तो यहां पर किससे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों, तो यहां पर ऑक्सीजन से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, कंपाउंड जो है सेम है, नंबर ऑफ एटम्स अलग सेम है, पर इनके कंपाउंड्स के कलर बदल जाते हैं, इन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, फिजिकल अपीयरेंस बदल जाता है। कंपाउंड में अगर नंबर ऑफ एटम देखा जाए तो नंबर ऑफ एटम तो बराबर है ना, इनका मास बराबर होगा। ठीक है, बट हमने क्या चेंज देखा कि इनका जो कलर है, अपीयरेंस जो है कंपाउंड का वो बदल गया है। तो ऐसे कंपाउंड जिनके पास प्रॉपर्टीज अलग होती हैं पर उनका मास सेम होता है, ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। जो फेनोमेना होता है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो अगर कहीं पर भी आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आइसोमेरिज्म किस तरह का है, तो आइसोमेरिज्म पहचान करने का तरीका है लिंकेज के लिए कि आपको मिनिमम एक ऐसा लिगेंड पहचान करके चलना है जिसके पास प्रॉपर्टी हो अपने बॉन्ड को स्विच करने की। यानी एम्बीडेंटेट लिगेंड अगर अवेलेबल है किसी कॉम्प्लेक्स में तो इस तरह के लिगेंड्स को हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों, ऐसे आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म। चलिए अगले एग्जांपल समझते हैं। देख, दोनों का कलर अलग अलग है, दो कंपाउंड्स आपके सामने लिखे हुए हैं, यहां नाइट्रोजन से बन रहा था, वहां पर ऑक्सीजन से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपके सामने कलर दिए हुए हैं, अलग अलग कलर हैं दोनों के, दोनों कॉम्प्लेक्स, दोनों सॉल्ट के अलग अलग कलर्स हैं। कलर याद नहीं करना है बट जनरल प्रॉपर्टी है, ये एक फिजिकल अपीयरेंस है कि अगर अलग अलग कलर है इसका मतलब दोनों कंपाउंड अगर अपीयरेंस में देखे जाए तो प्रॉपर्टी तो बदल गई, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल गई हैं, पर उनका नंबर ऑफ एटम तो बराबर है ना, नंबर ऑफ मास सिमिलर है ना, मास बराबर है, चार्ज बराबर है, चार्ज भी +2 दोनों में है। बट क्या प्रॉपर्टी चेंज हुई है इनमें, तो जो प्रॉपर्टी चेंज हुई बच्चों तो वो प्रॉपर्टी है नाइट्रोजन से बॉन्डिंग का और ऑक्सीजन से बॉन्डिंग का। तो अगर इस तरीके से कोई कंपाउंड होगा जिसमें कंपाउंड की प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाए, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी अपीयरेंस अलग अलग हो जाए, ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग लिंकेज आइसोमर्स। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखेंगे इस तरीके से, आपके सामने लिखा हुआ था SNC, यहां पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल का वो किसके साथ हुआ था, सल्फर के साथ में, बट वही हम NCS लिख दिए। ठीक है, NCS लिखने के बाद यहां पर नाइट्रोजन से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके प्लैटिनम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो दोनों कंपाउंड में देखा जाए तो चेंज क्या हुआ, बाकी सब कुछ सेम है, नंबर ऑफ एटम्स बराबर है ना, सेंट्रल एटम बराबर है, चार्ज बराबर है, ठीक है, बट डिफरेंट प्रॉपर्टी कहां चेंज हुई, प्रॉपर्टी इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने में चेंज हुई है। जो प्रॉपर्टी है वो बदली कहां से है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन से। तो यहां बॉन्डिंग पैटर्न बदल गया है, इसकी वजह से हम लोग इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं बच्चों, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं लिंकेज आइसोमर्स। चलिए अगला है कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म की पहचान हम आपको बता दें पहले कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है स्फीयर, ठीक है, आपने पढ़ा था कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस,
है ना। एक स्फीयर अगर पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। और अगर स्फीयर नेगेटिवली चार्ज कैरी कर रहा है, नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है तो इसको बोलते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एक कंपाउंड में, एक जनरल सॉल्ट में कैटायन और एनायन अवेलेबल होते हैं। हमारे सामने अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स लिखा हो, कोई ऐसी स्पीसीज लिखी हो जिनमें दो स्फीयर बने हो, दो स्फीयर बने हो, ठीक है, दो स्फीयर बने हो, ठीक है, इस तरीके से हमारे सामने दो कॉम्प्लेक्स लिखे हो, दो स्फीयर बने हो, एक कैटायन है दूसरा एनायन है। अगर इस तरह के कॉम्प्लेक्स लिखे हुए हैं आपके सामने, हमने क्या किया, कोई चेंज नहीं, बस सिंपल यहां देखना है, यहां मेटल का बॉन्ड फॉर्मेशन किसके साथ हुआ है बच्चों, यहां मेटल का बॉन्ड फॉर्मेशन किसके साथ हुआ है, मेटल का बॉन्ड फॉर्मेशन लिगेंड एक्स के साथ हुआ है। इस वाले एग्जांपल में, इसमें देखिए, इसमें जो मेटल है हमारा, अभी एन से डिनोट कर रहे हैं उसको, नॉन मेटल मत पहचान करिएगा आप, एक रिप्रेजेंटेशन है, एक सिंबल यूज किया गया है। एन दूसरा मेटल है हमारा, एन का बॉन्ड फॉर्मेशन किसके साथ हुआ है यहां पर, तो यहां एन का बॉन्ड फॉर्मेशन वाई लिगेंड के साथ हुआ है। बस क्या करना है, कंपाउंड तो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखना है, बस आपने चेंज कहां कर दिया, पहले वाले कॉम्प्लेक्स में मेटल को दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स लिगेंड के साथ स्विच कर लिया। मतलब यहां एन का बॉन्ड फॉर्मेशन किसके साथ कर लिया, एक्स के साथ, दूसरे वाले में एम का बॉन्ड फॉर्मेशन किसके साथ कर लिया बच्चों, वाई के साथ। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना है और ये जो कॉम्प्लेक्स पहले था, इन दोनों की प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, ठीक है। अगर इस तरह से कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टीज बदल गई पर उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास सेम था, बॉन्डिंग पैटर्न बदल गया, पहले नाइट्रोजन के, पहले एन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन था मेटल एन के साथ, पहले वाले में एम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन था एक्स का, बट उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, इनको स्विच कर लिया तो बॉन्ड फॉर्मेशन बदल गया है, तो इसके वजह से इनकी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स ना। ये जो दो आइसोमर आपने बनाए, इन आइसोमर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, ठीक है। और इस तरह का जो आइसोमेरिज्म है जिससे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, इस तरह के आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। एक बात का ध्यान रखना है, पहले वाले में, पहली जो आइसोमेरिज्म आपने लिंकेज आइसोमेरिज्म पढ़ी, उसमें पैटर्न क्या था हमारा, पहचान करने का तरीका क्या था, हम लोग कैसे पहचान करेंगे किसी कॉम्प्लेक्स में लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा, तो हमारे पास तरीका है पहचान करने का बच्चों। याद रखिएगा कि जब किसी भी कॉम्प्लेक्स, किसी भी लिगेंड, कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर है तो उसमें अगर एम्बीडेंटेट लिगेंड अवेलेबल है, कॉम्प्लेक्स में अगर एम्बीडेंटेट लिगेंड अवेलेबल है तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स जो होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, तो अगर एम्बीडेंटेट लिगेंड है तो उसमें लिगेंड का पैटर्न बदल सकते हैं हम लोग, तो कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। और अगर दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर अवेलेबल हैं, कैटायनिक स्फीयर और एनायनिक स्फीयर, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर अवेलेबल हैं तो इनको हम लोग इंटरचेंज करके, लिगेंड्स जो हैं या मेटल जो हैं उनको इंटरचेंज करके हम लोग एक नया, एक न्यू टाइप ऑफ आइसोमर फॉर्म कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। कंडीशन क्या होगी, इसमें दो तरह की एंटिटीज होनी चाहिए, एक पॉजिटिव एंटिटीज और एक नेगेटिव एंटिटीज, ठीक है। एग्जांपल समझते हैं इसको। ये कॉम्प्लेक्स आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें आप ध्यान दें तो पहले वाले में प्लैटिनम जो है वो अमोनिया के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किया हुआ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है पहले स्फीयर में, यहां प्लैटिनम पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इस स्फीयर के ऊपर यहां कॉपर पर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो अब क्या करें हम लोग, इस मेटल को इस लिगेंड के साथ, लिगेंड को क्या किया हमने, स्विच कर लिया, इस लिगेंड को ना Cl या NH3 को दूसरे वाले स्फीयर के साथ स्विच कर लिया, चेंज कर लिया। तो जो नया कॉम्प्लेक्स बना हमारे सामने बच्चों, आप ध्यान रखिएगा, वैसे इसको लिखने का तरीका आप जान लें, कोई भी सॉल्ट लिखा जाता है तो पहले हम पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं, देन आफ्टर हम लोग क्या लिखते हैं, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहां पर इस स्फीयर को देखें तो इस पर नेगेटिव चार्ज पहले लिखा हुआ, आप इसको पहले लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले लिखेंगे हम लोग इसको, इस पर्टिकुलर सॉल्ट को, तो यहां लिखा हुआ है CuCl 4 टाइम्स, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये हमारा पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स जो है वो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, नेगेटिव लिखा हुआ है, और पहले वाले में प्लैटिनम था, प्लैटिनम NH3 4 टाइम्स,
इस स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। तो जब आप स्विच करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि पहले हम लोग पॉजिटिव चार्ज वाले स्फीयर को लिखते हैं, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, Cu NH3 4 टाइम्स, स्फीयर के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, फिर लिखेंगे हम लोग प्लैटिनम Cl4 टाइम्स, स्फीयर के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव स्फीयर लिखने का थोड़ा सा तरीका आप ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, पहले हम पॉजिटिव लिखते हैं। रूल तो यही है, आईयूपीएससी ने रूल दिया है हमने कि आईयूपीएससी में कैटायन पहले लिखते हैं, फिर देन आफ्टर एनायन लिखते हैं, तो पहले पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे फिर नेगेटिव चार्ज लिखेंगे। तो इस तरीके से 2 स्फीयर अगर अवेलेबल है किसी कॉम्प्लेक्स में तो उस तरह के आइसोमरिज्म को क्या बोलते हैं अपन, इस तरह के आइसोमरिज्म को बोलते हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, कंपाउंड जो दिया जाता है उन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, ठीक है। चलिए एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है आपके सामने, इस कॉम्प्लेक्स का अगर हमको कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है आपके सामने, ठीक है। आपको अगर इस कॉम्प्लेक्स को मिला के कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे आप, आपको क्या करना है, एक लिगेंड को दूसरे लिगेंड से बदल लेना है, स्विच कर लेना है, यही ना। तो हम इसका आइसोमर बनाएं अगर, तो आइसोमरिज्म कैसे बना सकते हैं आप, क्रोमियम का आइसोमर अगर हमको ड्रॉ करना है, इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का अगर आइसोमर हमको ड्रॉ करना हुआ तो हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, हम लोग कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्ट के साथ क्या लिखें, NH3, ठीक है, कोबाल्ट के साथ क्या लिखे, NH3, ऊपर क्या लिखेंगे, 3 पॉजिटिव चार्ज, कैटायन पहले लिख लिया, एंड देन आफ्टर फॉलोड बाय एनायन लिख लेंगे आप, किसके साथ, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम, ठीक है, साइनाइड कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, और स्फीयर के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स बना हमारे सामने, ये इसका आइसोमर है, ये कॉम्प्लेक्स जो दिया हुआ था आपको इसका आइसोमर बना लिया आपने। तो ये दोनों कंपाउंड, इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। तो कंपाउंड जिनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, जो प्रॉपर्टीज अलग होती हैं पर उनका मास, नंबर ऑफ एटम्स बराबर होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं अपन, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। इस पर्टिकुलर कंपाउंड में आइसोमर आपको बताने हैं, कितने टाइप ऑफ आइसोमरिज्म पॉसिबल है। तो बच्चों आप ध्यान देंगे, ये पर्टिकुलर कंपाउंड हमारे सामने इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। ये कंपाउंड को अगर हमको ड्रॉ करना हुआ तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसमें आइसोमरिज्म अगर हमको बनाना हुआ तो हम कोबाल्ट के साथ पहले NH3 लिखा हुआ था, यहां कोबाल्ट के साथ NO2 लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको स्विच कर सकते हैं ना, ये क्रोमियम होगा। अगर स्ट्रक्चरल की बात करें, ये क्रोमियम होगा, ठीक है। इस क्रोमियम वाले कॉम्प्लेक्स को यहां पर क्रोमियम कर दिया जाए, NH3 कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, 3 पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे वाले में कोबाल्ट NO3 6 टाइम्स, 3 नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से जो आइसोमरिज्म बनेगा, क्रोमियम और कोबाल्ट ना आपस में स्विच कर लिया, तो जो आइसोमरिज्म बना इसको क्या बोलेंगे अपन, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। ये एग्जांपल में चलेगा उसके। ये कॉम्प्लेक्स आपके सामने लिखा हुआ है। अगेन फिर से हमको अगर पता करना हुआ कि आइसोमरिज्म किस टाइप का है, किस तरह का स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है, ठीक है, तो हम लोग बता सकते हैं इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या करना है, हमको पहले को दूसरे वाले मेटल के साथ बदल लेंगे, आप आइसोमर उसका ड्रॉ कर सकते हैं। अगेन एक क्वेश्चन है, कितने नंबर ऑफ आइसोमर बनेंगे, तो पॉसिबल आइसोमरिज्म बनाने के लिए, आइसोमर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम पहले मेटल को दूसरे वाले के साथ स्विच कर लेते हैं। अगर स्ट्रक्चरल की बात करें तो इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बनाना हुआ तो कितने नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बना सकते हैं, तो 2 स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म आप इसके बना सकते हैं। तीसरा है आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमरिज्म क्या होता है बच्चों, आयनाइज होने के बाद, एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएट करने के बाद, वैसे तो जनरली होता है कि स्फीयर के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है, पर अगर आफ्टर डिसोसिएशन अगर हम चेक करें तो कोई ऐसा कंपाउंड, कोई ऐसा सॉल्ट जो आफ्टर डिसोसिएशन डिफरेंट टाइप ऑफ आयन प्रोड्यूस कर रहा है, पहले फर्दर डिसोसिएशन के बाद एक टाइप ऑफ आयन प्रोड्यूस कर रहा था, बट आफ्टर डिसोसिएशन हमने कंपाउंड का एक फॉर्मूला चेंज कर दिया है ना, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर लिया, बॉन्डिंग पैटर्न चेंज कर दिया, जिसकी वजह से जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना था, उसकी प्रॉपर्टीज बदल गई। तो अगर फर्दर आयनाइजेशन के बाद डिफरेंट टाइप ऑफ काउंटर आयन अवेलेबल हैं तो इस तरह के आइसोमरिज्म क्या बोलते हैं हम लोग, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। चेक करेंगे इसको एग्जांपल से। यहां पर स्फीयर के अंदर क्या लिखा हुआ है, ब्रोमीन, ठीक है, यहां पर बाहर क्या लिखा हुआ है, नाइट्राइट, ठीक है।
हम लोगों ने क्या किया, इसको आपस में स्विच कर लिया, तो जो कंपाउंड बना उसमें नंबर ऑफ एटम्स तो बराबर हुए, मास तो सिमिलर हुआ, बट इस पर्टिकुलर कंपाउंड में डिसोसिएशन के बाद चार्ज क्या मिलेगा हमको, टेस्ट करेंगे आप तो ब्राउन रिंग टेस्ट करके NO2 को पता कर सकते हैं। दूसरे वाले में हम लोग टेस्ट करके ब्रोमाइड आयन टेस्ट कर सकते हैं, पर NO2 का टेस्ट अगर परफॉर्म करेंगे तो ये तो स्फीयर के अंदर चला गया ना, और आपने पता है, पढ़ा हुआ है, स्फीयर के अंदर अगर कोई पर्टिकुलर आयन अवेलेबल होता है तो वो डिसोसिएट नहीं होता अपने आयंस में। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं ऐसा कि NO2 डिसोसिएशन करके अपना आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा, बट इस वाले सॉल्ट में अगर हम टेस्ट करें तो किसका टेस्ट मिल जाएगा हमको, ब्रोमाइड का। सेकेंड वाले कंपाउंड में ब्रोमाइड का टेस्ट मिलेगा क्या, पहले वाले में ब्रोमाइड टेस्ट मिलेगा तो नहीं। बाहर काउंटर आयन क्या यहां अवेलेबल है, NO2 नाइट्राइट अवेलेबल है, तो यहां पर नाइट्राइट का टेस्ट मिलेगा। इन दोनों कंपाउंड्स को अगर देखें तो आफ्टर आयनाइजेशन दोनों अलग अलग तरह के आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं हम लोग, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। कंडीशन क्या होगी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की, तो कंडीशन होगी बच्चों काउंटर आयन बदलना चाहिए, ठीक है, काउंटर आयन डिसोसिएशन के बाद अलग अलग होने चाहिए, ठीक है, स्फीयर के बाहर जो आयंस हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। इस पर्टिकुलर सॉल्ट को देखें, ये कॉम्प्लेक्स में पहले बाहर क्या ब्रोमाइड आयन मिलेगा, इस वाले में कौन सा आयन मिलेगा अपने को, ब्रोमाइड आयन। इसमें आफ्टर डिसोसिएशन कौन सा आयन मिलेगा, सल्फेट आयन। अगर यहां टेस्ट करें हम लोग तो यहां हमको कौन सा आयन मिलेगा, ब्रोमाइड आयन, और यहां टेस्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, सल्फेट आयन। तो काउंटर आयन अलग अलग हो गए। आफ्टर डिसोसिएशन अगर काउंटर आयन अलग अलग है तो डिफरेंट टाइप ऑफ आयन प्रोड्यूस करने वाले कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम लोग, आफ्टर डिसोसिएशन, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, नंबर ऑफ एटम्स बराबर हैं, पर डिसोसिएशन के बाद डिफरेंट टाइप ऑफ आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसे आइसोमेरिज्म क्या बोलते हैं हम लोग, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलिए अब ये आपके सामने एक सॉल्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये कंपाउंड एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इसको डिसोसिएट किया हम लोगों ने तो बाहर क्या मिला हमको, ब्रोमाइड आयन। इसको डिसोसिएट किया तो बाहर आयन क्या मिला हमको, डिसोसिएशन के बाद सल्फेट आयन। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म क्या बोलते हैं हम लोग, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इस कंपाउंड में कौन सा आइसोमेरिज्म है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिसमें स्फीयर के बाहर और स्फीयर के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं या कोई डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज अवेलेबल है, तो इस तरह के कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या रखी है आपने सामने कि डिफरेंट नंबर ऑफ NH3 अगर होंगे, अमोनिया के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर डिफरेंट है, ठीक है, तो इसको मतलब अपन यहां पर सॉल्वेट वाला एग्जांपल बोल देंगे। पर अगर वही दूसरे केस में अगर वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अगर स्फीयर के अंदर और बाहर अवेलेबल हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो अमोनिया वाला जनरल है, जनरल बात हो गई कि आप अगर अमोनिया स्फीयर के अंदर और बाहर डिफरेंट नंबर में अवेलेबल हैं तो इस तरह के कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अगर वाटर मॉलिक्यूल डिफरेंट है तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में देखें तो यहां स्फीयर के बाहर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल नहीं है, पर काउंटर आयन कितने हैं, 3 क्लोराइड आयंस अवेलेबल है, ठीक है। दूसरे वाले इसी का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रखना है अपने को, मॉलिक्यूलर फार्मूला अभी भी सेम है, क्रोमियम और वाटर मॉलिक्यूल्स और क्लोरीन ना क्लोराइड आयन जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर है, नंबर ऑफ एटम्स बराबर है, तो इसका मास बराबर होगा। पर इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में 2 क्लोराइड आयंस मिलेंगे अपने को, और स्फीयर के बाहर एक वाटर मॉलिक्यूल भी अवेलेबल है ना। तो ये वाले कंपाउंड में, पहले वाले कंपाउंड्स में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल नहीं थे, दूसरे वाले कंपाउंड में एक नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अवेलेबल हो गया। तो इस तरह के सॉल्ट को जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल स्फीयर के अंदर और बाहर अवेलेबल होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म बोलेंगे इसको, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। और वही डिफरेंट नंबर ऑफ अगर अमोनिया के मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तो इस तरह से आइसोमेरिज्म का जो स्ट्रक्चरल वाला पार्ट था उसको आपने कवर कर लिया, ठीक है। अब हम लोग स्टीरियो का पार्ट कवर करेंगे, जिसमें सिस और ट्रांस, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस किया जाएगा, डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा उसको डिस्कस किया जाएगा फिर से, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।